नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरा नाम सुमन है। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। मेरा पति रिंकू मुझे अपने साथ यूके ले जाने लगा तो सास रोने बैठ गई और बोली, मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, मुझे जहर खिलाकर मार दो या फिर बहू को मेरे पास छोड़ जाओ। पति मजबूर होकर मुझे माँ के पास छोड़ गया। मुझे सास पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन सब्जी जल गई तो मैंने गुस्से में जली हुई सब्जी सास के ऊपर फेंक दी। सास चीखती हुई कमरे में चली गई और 3 दिन बाहर ना निकली। कमरे में भी बिल्कुल खामोशी थी। मुझे लगा वह मर गई है। मैं जैसे ही सास के कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि सामने तो शादी की रात पति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, देखो सुमन, मैंने तुमसे पसंद की शादी की है और तुम्हें पता तो है मैं पिछले कई सालों से परदेश में काम कर रहा हूँ और अब मेरा सपना है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊँ। बस मुझे माँ का रह रह कर ख्याल आता है। वह पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली रह जाएंगी। खैर, मैंने उनके लिए भी सोच रखा है। मैं एक नौकरानी का बंदोबस्त कर दूंगा जो सारा दिन उनके पास रहेगी। ऐसे उन्होंने पहली रात ही मेरा दिल जीत लिया था। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि मैं उसके साथ परदेश जाऊंगी। हर कोई मेरी किस्मत पर नाज करेगा। शादी के कुछ दिन बाद मैं किचन में गई ताकि सास जो अकेली वहाँ खाना बना रही थी, सोचा उनकी कुछ मदद कर दूं। फिर तो मैंने बाहर चले जाना है, मगर सास ने मुझे काम ना करने दिया और बोली, नहीं बहू, तुम किसी काम को हाथ मत लगाना, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। बस तुम कमरे में जाकर आराम करो। मैं भी मुंह बनाते हुए कमरे में आ गई। 3 महीने गुजरते पता ही ना चला। पति ने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मेरे कागज भी पूरे करवा लिए थे, मगर जब यह बात मेरे पति रिंकू ने अपनी माँ को बताई तो वह रोने बैठ गई और बोली, मैंने पहले भी कई साल अकेले गुजारे हैं, या तो मुझे अपने साथ ले जाओ या फिर जहर खिला दो ताकि मैं मर जाऊं और तुम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारो। मेरा पति उनके कदमों में बैठ गया और बोला, माँ जी आप रोएं मत, आप जैसे कहेंगी वैसे ही होगा। पति मुझे कमरे में ले आया और बोला, तुम कुछ साल मेरी माँ के साथ गुजार लो, फिर मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। पति मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैंने भी सोच लिया मैं भी अपनी सास की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। अब मैं सारा दिन किसी काम को हाथ ना लगाती और जब कमरे से बाहर निकलती तो चीख चीख कर सास पर गुस्सा करती। यहाँ तक कि जो नौकरानी घर की सफाई के लिए आती थी उसे भी काम से निकाल दिया ताकि सफाई का काम भी मेरी सास करें और मैं खुद नए कपड़े पहनकर सहेलियों के घर चली जाती या फिर उन्हें अपने पास बुला लेती। मेरी एक दोस्त पूजा ने एक दिन सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा, मेरी सास होती तो अब तक आसमान सर पर उठा लेती। मैंने फकर से अपने बालों को झटका दिया, इसे कमाल नहीं काबू करना कहते हैं। इन बुढ़ियों को अगर शुरू से ही नकेल ना डाली जाए तो यह सर पर चढ़कर नाचती हैं। पूजा ने मेरी सास को आवाज़ दी जो किचन में हमारे लिए पकोड़े तल रही थी, माँ जी जरा कोल्ड ड्रिंक तो ले आए। मेरी सास माथे पर पसीना पोंछते हुए ट्रे में बोतलें और गिलास सजा कर ले आई और वहाँ मैंने उन्हें रोककर कहा, यह ट्रे भी खाली करके लाएं। उनका चेहरा एक पल के लिए सुर्ख हुआ, शायद सिगरेट की बू से या मेरी बदतमीजी पर, लेकिन उन्होंने कहा, अच्छा बेटी। उन्होंने ट्रे उठाई और किचन में चली गई। पूजा ने हैरत से मुझे देखा, यार वो कुछ कहती नहीं है क्या? कहेंगी। मैंने कंधे उचकाए, उनका एक ही बेटा है, वह मेरे हाथ में है। अगर उन्होंने जुबान खोली तो रिंकू उन्हें 1 मिनट में छोड़ देगा। और रिंकू, उसे तुम पर शक नहीं होता? बिल्कुल नहीं, मैंने आराम से कहा। उसकी माँ उसके सामने इतनी अच्छी जो बन जाती है। वो मुझे फ़ोन करता है तो यही कहती है कि सुमन मेरा बहुत ख्याल रखती है। रिंकू तो समझता है कि उसने दुनिया की सबसे नेक पत्नी और सबसे अच्छी माँ पाई है। हम दोनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। कभी कभी मुझे उसके इस ढीठपन पर गुस्सा भी आता था। वो इतनी बोली क्यों बनी रहती थी?
वो लड़ती क्यों नहीं थी, वो रिंकू को सच क्यों नहीं बता देती थी। जब मैं वापस लौटती मुझसे यह भी सवाल नहीं करती थी कि मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी, ना ही मेरे जाने पर पूछती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं इस घर में नहीं बल्कि वह मेरे घर में कैदी की तरह रह रही हैं। वक्त किसी रेलगाड़ी की तरह गुजरता जा रहा था और उसके पहिए तले मेरी सास की सेहत कुचलती जा रही थी। हफ्ते महीनों में बदले और मेरी मनमानी का नशा गहरा होता गया। मैंने उन पर घर का हर वो काम लाद दिया था जिससे मैं बचना चाहती थी। वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उनके चेहरे की रौनक भी ख़त्म हो चुकी थी। उनकी आंखों के आसपास काले घेरे पड़ गए थे और उनके हाथ अब हर वक्त हल्के हल्के कांपते रहते थे। मगर मुझे इससे क्या, मेरा काम हो रहा था। जिंदगी मज़े में गुजर रही थी। एक दोपहर मैं लॉन्च में बैठी ऊंची आवाज़ में फ़िल्म देख रही थी। वो कोने में झाड़ू दे रही थी कि उन्हें खांसी का दौरा पड़ा। यह कोई मामूली खांसी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उनके फेफड़े बाहर आ जाएंगे। मैंने गुस्से से रिमोट दबाकर फिल्म रोकी। यह क्या खाऊं खाऊं लगा रखी है, मेरा ध्यान बट रहा है। वह तुरंत मुंह पर दुपट्टा रखकर दीवार का सहारा लेती हुई दूसरे कमरे में चली गई। बेटी माफ़ करना, उनकी गुटी गुटी आवाज़ आई। जब देखो बीमार पड़ी रहती हैं। मैंने वहीं बैठे बैठे चीख कर कहा, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती, जाएं किसी डॉक्टर को दिखाएं, मेरा सर ना खाएं। वो कांपती हुई मेरे सामने आई। बेटी डॉक्टर के पास जाना है, पैसे चाहिए। मैंने तंजिया अंदाज में अपना पर्स खोला और कुछ नोट निकाल कर उनकी तरफ फेंके। जो फर्श पर गिर गए यह ले जाएं, इलाज करवाएं। लेकिन मेरे सामने यह ड्रामे ना करें। उन्होंने फर्श पर गिरे नोटों को नहीं उठाया, वो बस उन्हें देखती रही। फिर उन्होंने मुझे ऐसी नज़र से देखा जिसे मैं समझ ना सकी। उसमें गुस्सा नहीं था, बेइज्जती नहीं थी, उसमें तरस था, जैसे उन्हें मुझ पर तरस आ रहा हो। यह देखकर मेरा खून खोल उठा। उठाती क्यों नहीं, मुफ्त के पैसे बुरे लग रहे हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है बेटी, उन्होंने धीमी टूटी हुई आवाज़ में कहा और वापस मुड़ गई। उनकी यह बात मेरे लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। अगले दिन मेरी सहेली का फ़ोन आया। सुमन, कल का क्या प्लान है? मेरी एक कज़न की मेहंदी है, बहुत बड़ी पार्टी है, शहर के सारे बड़े लोग आ रहे हैं, तुम्हें ज़रूर आना है। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। बिल्कुल आऊँगी, मैंने खुशी के अंदाज में कहा। कौन से कपड़े पहनूं? नया सूट जो पिछले हफ्ते लिया था वह ठीक रहेगा? हाँ हाँ, वो नीले वाला जिस पर बारीक कढ़ाई है, तुम पर बहुत जचेगा, पूजा बोली। अच्छा, मैं बाकी लड़कियों को भी कॉल कर लूँ? कल शाम 7 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगी। लेकिन इससे पहले पार्लर भी तो जाना है। बिल्कुल, मैं कल दोपहर का ही अपॉइंटमेंट ले लूँगी। कॉल बंद होते ही मैं अलमारी की तरफ गई। मैंने वह महंगा नीला जोड़ा निकाला और उसे बेड पर फैला दिया। मैं उसके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी मैच कर रही थी कि मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से फिर उसी खांसी की आवाज़ आई। इस बार यह ज़्यादा तकलीफ दे थी, फिर शुरू हो गई। मैंने गुस्से से चीख कर कहा, माँ जी, आपको 1000 बार कहा है मेरे कमरे के पास आकर ना खांसा करें, इन्फेक्शन फैलती है। वह एकदम रुक गई जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। मैंने उनके धीरे धीरे दूर जाते कदमों की आहट सुनी और वापस अपने हीरो के सेट की तरफ देखने गई। अगले दिन पार्टी का दिन था। मैं सुबह से ही बहुत खुश थी। मैंने पार्लर जाने के लिए अपना बैग तैयार किया। मेरा अपॉइंटमेंट दोपहर 1 बजे का था। मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी कि वह मेरे कमरे में दाखिल हुई। आज वह पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी और एक लकड़ी की छड़ी का सहारा लिए हुए थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या है माँ जी? मैंने आईने में देखते हुए बेरुखी से पूछा। और यह लाठी कहाँ से आ गई? जहाँ कोई नया ड्रामा? बेटी, उन्होंने कांपती और मुश्किल आवाज़ निकाली, आज मुझसे काम नहीं हो रहा। मैंने पलटकर उन्हें देखा। मेरे हाथ से लिपस्टिक गिरते गिरते बची। क्या मतलब? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वो वाकई लड़खड़ा रही थी। रात भर बुखार था और अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। सीने में बहुत दर्द है। मेरा पार्लर का वक्त हो रहा था
और शाम को पार्टी थी। घर सारा बिखरा पड़ा था। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं क्या करूं, मैं उन पर चीखी। अब मैं नाचूं कि मेरी सास बीमार हो गई है। आपको आज ही बीमार होना था जब मेरा इतना ज़रूरी प्लान है। नहीं बेटी, बस कह रही थी कि आज तुम ऐसा करो। उन्होंने एक तकलीफ दे सांस ली। काम खुद कर लो, जहाँ आज पार्टी में मत जाओ, छुट्टी कर लो। यह सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। तो यह थी असल बात। यह मेरी खुशी बर्बाद करना चाहती थी। नहीं चाहती कि मैं बाहर जाऊं। क्यों कर लूं मैं काम खुद। मैं उनके बिल्कुल करीब आ गई। क्यों ना जाऊं मैं पार्टी में, क्योंकि मैं बीमार हूं। आप बीमार नहीं हैं, मैंने उन पर इल्ज़ाम लगाया। आप जलती हैं मुझसे, आप मेरी खुशियों से जलती हैं। आपसे देखा नहीं जाता कि मैं तैयार होकर बाहर जाऊं। आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी तरह इस घर में सड़ती रहूं। उनकी आंखों में शायद ज़िंदगी में पहली बार आंसू आ गए। सुमन बेटी, उन्होंने टूटे हुए अंदाज में कहा, ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ, मैं जहरीले अंदाज में हंसी। माएँ ऐसी नहीं होती, आप मेरी नौकरानी हैं। आपको इस घर में मैंने काम करने के लिए रखा है, समझी, सिर्फ एक नौकर। उन पर यह शब्द बिजली बनकर गिरा। वो कांप गई। रुको, मैंने उन्हें हुक्म दिया। जब वह मुड़ने लगी, यह सब आपके ड्रामे हैं और मैं इनमें आने वाली नहीं। मैं पार्लर जा रही हूँ। मैंने अपना पर्स उठाया और सुन ले, मैं पार्लर से दोपहर के खाने पर वापस आऊँगी। मेरे वापस आने तक यह घर चमकना चाहिए। दोपहर का खाना भी तैयार होना चाहिए। वो खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी। और अगर मैंने वापस आकर देखा कि काम नहीं हुआ, मैंने जाते जाते कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मुझे बगैर कुछ कहे दोबारा से अपने कमज़ोर शरीर के साथ काम में लग गई थी। मैंने उन्हें किचन की तरफ जाते देखा। वो उस नई लाठी को घसीटती दीवारों का सहारा लेकर चल रही थी। मैं पार्लर से तैयार होकर जब पूजा की कजन की मेहंदी पर पहुंची तो सबकी नज़रें मुझ पर ही ठहर गई। नीला जोड़ा वाकई मुझ पर खिल रहा था। मैंने सास की बीमारी का ख्याल अपने दिमाग से ऐसे झटक दिया था जैसे बालों से मिट्टी को झटका हो। वह सुमन, तुम तो आज कमाल की लग रही हो, पूजा ने मेरे पास आकर कहा। लगता ही नहीं कि घर पर कोई टेंशन है। मैंने कहका लगाया, कैसी टेंशन पूजा, मेरी ज़िंदगी में अब कोई टेंशन नहीं है। टेंशन दी जाती है, ली नहीं जाती। वही तुम सुबह कह रही थी कि तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं। उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। अरे छोड़ो उस बुढ़िया को, मैंने हाथ झटकते हुए कहा। वह तो उनके रोज के ड्रामे हैं, अपनी तरफ ध्यान हासिल करने के लिए। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर उन्होंने मेरा प्लान खराब करने की कोशिश की तो उनका क्या हश्र होगा। रेखा, जो हमारी बातें सुन रही थी, करीब आई। सच सुमन, तुमने किया कैसे। मेरी सास तो मुझे शाम 6 बजे के बाद घर से निकलने ही नहीं देती। कहती है पति घर आने वाला होता है और तुम आवारागर्दी कर रही हो। हालांकि मेरा पति खुद रात 12 बजे आता है। मैंने फकर से अपनी कुर्सी पर पोजीशन बदली। देखो यार, असूल पहले दिन से तय किए जाते हैं। मैंने आते ही साफ कह दिया था कि इस घर की मालकिन कौन है। कैसे, बहुत आसान, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पहले उनकी सबसे प्यारी चीज पर कब्जा करो, उनके बेटे पर, पूजा ने पूछा। जाहिर है कि मैं रिंकू से फ़ोन पर ऐसी मीठी मीठी बातें करती हूँ कि वो मुझ पर जान वारता है। और उसकी माँ को मैंने यह एहसास दिला दिया है कि अगर उसने मेरे मामले में टांग अड़ाई तो उसका बेटा उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। लेकिन वो रिंकू से तुम्हारी शिकायत नहीं करती। कमाल करती हो। मैं हंसी। वो उससे डरती है। उन्हें पता है कि मैंने जो कह दिया रिंकू ने वही सच मानना है। वो बेचारी तो उल्टा रिंकू को फ़ोन पर कहती है, बेटा सुमन मेरा बहुत ख्याल रखती है। हम तीनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने हंसते हुए मुड़कर डांस फ्लोर को देखा जहां लड़कियां डांस कर रही थी। चलो बहुत हो गई बातें, मैंने कहा। आज की रात मेरी है। मैं रात गए तक पार्टी में हंसती रही, नाचती रही और अपनी सहेलियों को अपनी कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के किस्से सुनाती रही। मैं इस तरह मगन थी कि मेरे दिमाग के
किसी कोने में भी उस बीमार औरत का ख्याल नहीं आया जिसे मैं सुबह मौत के मुंह में छोड़कर आई थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब पूजा मुझे घर छोड़ने आई। गली में सन्नाटा था। सुमन अंदर चली जाओगी? पूजा ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पूछा। गुप अंधेरा हो रहा है। अरे तुम जाओ, मैंने लापरवाही से कहा। दरवाज़ा तो नौकरानी ने नहीं खोलना है। नौकरानी? पूजा ने हैरानी से पूछा। ओह मेरा मतलब माँ जी, मैंने आंख मारते हुए कहा। एक ही बात है, चलो कल मिलती हूँ। मैंने गाड़ी से उतरकर गेट खोला और अंदर दाखिल हुई। घर में पूरा अंधेरा था, एक भी लाइट नहीं जल रही थी। अजीब औरत है, लाइट तक जलाकर नहीं रख सकती। मैंने बड़बड़ाते हुए लाउंज की बत्ती जलाई। जैसे ही रोशनी हुई मेरी आंखें खुली रह गई। घर आईने की तरह चमक रहा था। हर चीज़ अपनी जगह पर तरतीब से रखी हुई थी। हवा में फ़नाइल की हल्की हल्की महक थी। सोफ़े के कुशन तक बिल्कुल सेट थे। मैंने तसल्ली से चारों तरफ देखा। आखिरकार काम तो कर ही लिया। इसका मतलब है सुबह वो सिर्फ ड्रामा कर रही थी, बीमारी का बहाना था। यह ख्याल आते ही मेरे दिल में गुस्से की एक लहर उठी। मुझसे चलाकियाँ। मैं सीधा अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन फिर ना जाने क्यों क्या सोचकर रुकी। मैं दबे पाम सास के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका। वह अपने बिस्तर पर एक पतली सी चादर ओढ़े सोई हुई थी। उनकी सांसें बहुत हल्की चल रही थी और बुखार से उनका चेहरा तप रहा था। वह नींद में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। रिंकू पानी, रिंकू। मैंने नफरत से देखा। मरते दम तक बेटे का नाम ले गई। एक पल के लिए मुझे उनकी हालत देखकर अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैंने कंधे उचकाए। मुझे क्या, खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैंने दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आई, अपना महंगा जोड़ा उतारा, रेशमी नाइट गाउन पहना और बिस्तर पर गिर गई। थकान बहुत थी, लेकिन अब मुझे भूख सताने लगी थी। वो पार्टी में तो शोर शराबे में कुछ खाया ही नहीं। मुझे याद आया। मैं यह सोचकर किचन की तरफ चली गई कि सास ने मेरे लिए रात का खाना बनाकर रखा होगा। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला। कहाँ है खाना? मैंने चूल्हे की तरफ देखा। चूल्हा ठंडा और बिल्कुल साफ था। मैंने पतीलियाँ खोलकर देखी, सब खाली थी। मेरा दिमाग घूम गया। सारा नशा, सारी थकान एकदम गायब हो गई और उसकी जगह जला देने वाले गुस्से ने ले ली। उसकी इतनी हिम्मत! मैं चीखी। मैंने उसे कहा था कि खाना तैयार रखें। मेरा गुस्सा इस बात पर नहीं था कि खाना नहीं बना था, बल्कि इस बात पर था कि मेरा हुक्म नहीं माना गया था। वह बीमार नहीं थी, यह सब उसका प्लान था। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने जानबूझकर घर साफ किया ताकि यह साबित कर सके कि वह बीमार नहीं, और फिर जानबूझकर खाना नहीं बनाया ताकि मुझे सज़ा दे सके, ताकि मुझे मेरी औकात याद दिला सके। यह सोचना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाती हूँ बुढ़िया। मैं तूफान की तरह उनके कमरे में वापस आई और ज़ोर से दरवाज़ा दीवार पर मारा। उठो, मैं कह रही हूँ, उठो। वो मेरी आवाज़ से हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी। उनकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं पा रही थी। क्या हुआ बेटी? उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा। रिंकू ठीक है। रिंकू को छोड़ो, मैं हूँ सुमन। मेरा खाना कहाँ है? खाना? उन्होंने उलझन से डराया, जैसे उन्हें याद ही ना हो। जी हाँ, खाना। मैंने आपसे सुबह कहा था कि मेरे आने तक खाना तैयार होना चाहिए। आपने क्यों नहीं बनाया? बेटी, हिम्मत नहीं थी मुझ में। उनकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। मैं सफाई करके गिर गई थी, हिम्मत नहीं थी। मैंने तंजिया कहका लगाया। यह पूरा महल चमकाने की हिम्मत थी और मेरे लिए 2 रोटियां बनाने की हिम्मत नहीं थी। यह सब बहाने हैं। आप जानबूझकर मुझे भूखा मारना चाहती हैं। मुझसे उठा नहीं जा रहा था। बस करो यह ड्रामे। मैंने आगे बढ़कर उनके ऊपर से चादर खींचकर फर्श पर फेंक दी। मैं आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। आप जैसी औरतें इसी तरह पतियों के कान भरती हैं और बहुओं को बदनाम करती हैं। मैंने उनका बाजू पकड़कर उन्हें झंझोड़ा। अभी उठो और मेरे लिए खाना बनाओ। कांपते हुए उठी। उनका पूरा जिस्म बुखार से टूट रहा था, लेकिन मेरी आंखों में डर देखकर उनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी।
वो लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उतरी, दीवार का सहारा लिया और धीरे धीरे कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं गुस्से से भरी हुई वापस अपने कमरे में आ गई। जब तक खाना बनता है मैं रिंकू से बात कर लेती हूँ। मैंने सोचा बहुत देर हो गई है, वह कॉल का इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने फ़ोन उठाया ही था कि रिंकू की कॉल आ गई। हेलो, मैंने अपनी आवाज़ में जितना हो सके प्यार भरते हुए कहा। हेलो जान, उसकी आवाज़ आई। कहाँ थी? मैं कब से कॉल कर रहा था। उफ रिंकू, आपको तो पता है पार्टी से अभी आई हूँ। मैंने झूठा थका हुआ अंदाज बनाया और आते ही बस आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही थी। वो हंसा। और माँ कैसी हैं? आज बात नहीं करवाई उनसे? मेरा दिल एक पल को धड़का। मैंने किचन की तरफ देखा जहाँ बर्तनों की हल्की हल्की खटपट की आवाज़ आ रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो बूढ़ी औरत इस हालत में भी मेरे हुक्म की पालना कर रही थी। माँ, मैंने लापरवाही से कहा। वो तो कब की सो गई। आजकल थोड़ा मौसम की वजह से जल्दी सो जाती है। चलो अच्छा है, वो बोला। मैं बस उनकी आवाज़ सुनने के लिए बोल रहा था। खैर तुम सुनाओ, कैसी रही पार्टी? और फिर मैं तकरीबन 1.5 घंटा उससे फ़ोन पर बातें करती रही। मैं उसे पार्टी की हर बात बता रही थी। कौन क्या पहन कर आया था, मैं कैसी लग रही थी और कैसे सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। मैं इस दुनिया में इस कदर मगन थी कि मुझे बिल्कुल भूल गया था कि एक बीमार इंसान किचन में मेरे लिए जल रहा है। मैं रिंकू से हंस हंस कर बातें कर रही थी, कह के लगा रही थी। इस दौरान एक बार भी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि मैं जाकर देखूं वो औरत जिंदा भी है या मर गई। अच्छा जान, आखिर में रिंकू ने कहा, अब तुम सो जाओ, थक गई होगी। जी बस अब सोने ही लगी हूँ, मैंने एक जूठी अंगड़ाई लेते हुए कहा। चलो ठीक है, बाय। कॉल कट गई। फ़ोन रखते ही मुझे दोबारा भूख का एहसास हुआ और साथ ही गुस्सा भी। 1.5 घंटा हो गया, मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। अब तक एक सब्जी रोटी नहीं बनी इस बुढ़िया से। हद है सुस्ती की भी। मैं गुस्से में भरी हुई बिस्तर से उठी। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर निकली। लाउंज में अंधेरा था लेकिन किचन से एक अजीब सी बो आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। हे भगवान, मेरा माथा ठनका। उसने खाना जला दिया है। मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। अंधी कहीं की, एक काम भी ढंग से नहीं होता। मैं भागती हुई किचन में दाखिल हुई और जो मंजर मैंने देखा उस पर एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। चूल्हे पर सब्जी की पतीली रखी थी जिसमें से काला धुआं उठ रहा था। सब्जी पूरी तरह जलकर कोयला हो चुकी थी और उसकी बो पूरे किचन में फैली हुई थी। और मेरी सांस जो चूल्हे के पास फर्श पर गिरी पड़ी थी। मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आया। मेरा तो दिमाग फटने वाला हो गया। वह मैं चीखी जहाँ खाना जल रहा है और आप जहाँ लेटी हैं। मैंने आपसे खाना बनाने के लिए कहा था, आपने खाना जला दिया। खुद जहाँ लेटी पड़ी हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने यह देखते ही अगले ही पल एक कदम उठाया। मैं चूल्हे के पास गई। सब्जी का पतीला जो अब भी चूल्हे पर था पूरी तरह जल चुका था। उससे उठने वाली बो और तपिश मेरे चेहरे को झुलसा रही थी। मेरा दिमाग उस बू और नफरत से तप चुका था। मैंने उस पल कुछ नहीं सोचा, ना यह कि वह बीमार है, ना यह कि वह मेरे पति की माँ है, और ना यह कि वह इस वक्त किस हालत में है। मैंने पतीले को कपड़े से पकड़ा। वो इतना गर्म था कि कपड़े के बावजूद मेरे हाथ जलने लगे। उठती हो या नहीं, मैं चीखी। वो नहीं हिली, वो उसी तरह पड़ी थी। और फिर मैंने वो गर्म जलती हुई उबलती हुई सब्जी उठाई और गुस्से से अपनी सांस पर डाल दी। यह लो, अब सुकून से लेटी रहना, मैंने चीख कर कहा। 1 सेकंड के लिए पूरी तरह खामोशी रही। फिर जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। वो गर्म पकती हुई सब्जी जब उनके कमज़ोर जिस्म पर गिरी तो वह बुरी तरह चीखने लगी। यह एक ऐसी चीख थी जो मेरे कानों के पर्दे फाड़ गई। यह किसी इंसान की चीख नहीं लग रही थी। यह एक जख्मी जानवर की चीख थी जिसे जिंदा जलाया जा रहा हो।
वो एकदम से तड़प कर सीधी हुई। उनका जिस्म पूरी तरह जल रहा था। उनकी आंखें डर और तकलीफ से बाहर उबल पड़ी थी। बेटी, उनकी आवाज़ घुट गई। वो अपने जले हुए हाथों से अपने चेहरे और गर्दन को छूने की कोशिश कर रही थी जहां गर्म सब्जी ने उनकी खाल उधेड़ दी थी। मैं वहीं जमकर रह गई। मेरे हाथ से खाली पतीली छूट कर फर्श पर गिर गई और एक धमाका सा हुआ। मैंने क्या कर दिया था? वो फर्श पर तड़फ रही थी। हाय हाय चीखते चीखते अचानक से उनकी सांस टूटने लगी। उनका तड़पता हुआ जिस्म ढीला पड़ने लगा। उनकी आंखें छत पर टिक गई और फिर एकदम से वह बिल्कुल सांस रोके आंखें बंद किए लेट गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह मर गई हो। किचन में जलती हुई सब्जी की बू और अब जलते हुए शरीर की बू और अब उनके बीच मौत का सन्नाटा। उस पल मेरी टांगें कांपने लगी। माँ जी, मैंने डरते डरते पुकारा। उठो, यह ड्रामा बंद करो। वो नहीं हिली। मेरा दिल मेरे हलक में आ गया। उठो माँ जी, मैं कह रही हूँ, उठो। मैंने कांपते हाथों से उन्हें हिलाने की कोशिश की। उनका जिस्म अभी तक गर्म था लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी। ना ही उनकी सांस महसूस हो रही थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं दीवार से टेक लगाकर वहीं फर्श पर बैठ गई। मैंने इसे नहीं मारा, यह खुद मरी है। हाँ, यह बीमार थी। मैंने अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की लेकिन मेरे कानों में उनकी आखिरी चीख गूंज रही थी। उस वक्त मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। किससे मदद मांगूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। पूजा, रेखा, मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करने का सोचा था। हरगिज़ नहीं, मेरे दिमाग ने तुरंत कहा। मेरी दोस्तें इतनी वफादार नहीं हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने क्या किया है तो वह सबसे पहले पुलिस को बताएंगी। रिंकू नहीं, रिंकू को तो कभी भी नहीं। तो फिर कौन? मुझे किसी और की मदद लेनी चाहिए। कोई जो इसको ठिकाने लगा सके, कोई जो इस मंजर को संभाल सके। यही सोचते हुए मेरे कांपते हुए हाथ फ़ोन की तरफ बढ़े। मेरी आंखों के सामने एक नाम घूम रहा था। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर का नंबर मिला दिया। डॉक्टर विनोद। मैं जानती थी वह डॉक्टर बहुत लालची है। मैंने कई बार माँ जी को उसके पास चेकअप के लिए ले जाकर देखा था। वो मामूली सी बीमारी पर भी महंगी दवाइयाँ और लंबे चौड़े टेस्ट लिख देता था। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने कांपते हाथों से नंबर मिलाया। हेलो डॉक्टर विनोद। मेरी आवाज़ बहुत मुश्किल निकली। मैं सुमन बात कर रही हूँ, रिंकू की पत्नी। मुझे आपकी ज़रूरत है मेरे घर पर। फ़ोन बंद करते ही मेरे हाथ बेचैन होकर नीचे गिर गए। किचन की जली हुई बू, शरीर के जलने की बू और मौत की खामोशी, यह सब मिलकर मेरे दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थी। वो आ रहा है, मैंने खुद को तसल्ली दी। वो सब संभाल लेगा, लेकिन वह कैसे संभालेगा? मैंने लाश की तरफ देखा। उसका जला हुआ चेहरा अब भी तकलीफ की हालत में था। मैंने जल्दी से किचन का दरवाज़ा बंद किया। जब तक वह नहीं आता मुझे यह सब छुपाना है। मैं भागकर अपने कमरे में गई और एक बड़ी चादर ले आई। मैं लाश को छूना नहीं चाहती थी। मुझे उससे घिन आ रही थी, डर आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने हिम्मत करके चादर उसके बेजान शरीर पर डाली। फिर मैंने जल्दी जल्दी किचन साफ करना शुरू किया। वो जला हुआ पतीला, फर्श पर गिरी हुई सब्जी, मैंने सब कुछ समेटकर कूड़ेदान में फेंका। मैं पागलों की तरह फर्श रगड़ रही थी ताकि जलने का हर निशान मिट जाए। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। डॉक्टर विनोद आ गया था। मैंने दरवाज़ा खोला और वो अपनी छोटी सी मेडिकल किट पकड़े नींद भरी आंखों से मुझे घूर रहा था। सुमन, इस वक्त उसने अंदर आते ही पूछा। आपने कहा इमरजेंसी है, कोई बीमार है? उसके शब्द उस वक्त मुंह में ही रह गए थे जब किचन से आती बू उसके नाक से टकराई। यह फिनाइल और जलने की मिली जुली बू थी। यह कैसी बू है? उसने शक से मेरी तरफ देखा। मैं उसका बाजू पकड़कर उसे तकरीबन घसीटते हुए किचन की तरफ ले गई। डॉक्टर, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैंने किचन का दरवाज़ा खोला और फर्श पर पड़ी चादर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर विनोद ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। उसने चादर का कोना उठाया। हे भगवान, उसके मुंह से चीख निकली। उसने तुरंत चादर वापस डाल दी। यह क्या किया तुमने? वह 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था।
यह तो मर चुकी है। उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला। मुझे पुलिस को फ़ोन करना होगा, यह कत्ल नहीं है। मैं उसके कदमों में गिर पड़ी। नहीं प्लीज़ डॉक्टर, ऐसा मत करे। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। फिर मुझे याद आया कि यह लालची है, आंसुओं से काम नहीं चलेगा। मैं फ़ौरन उठी, अपने कमरे की तरफ भागी और वह ब्रीफकेस लॉकर से निकाला जिसमें रिंकू के दिए हुए कुछ लाख पड़े थे। मैंने वह ब्रीफकेस लाकर डॉक्टर विनोद के सामने मेज पर उल्टा दिया। नोटों का ढेर लग गया। यह सब आपका है, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। डॉक्टर विनोद की आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी नज़र कभी नोटों पर जाती, कभी मुझ पर और कभी किचन के बंद दरवाजे पर। इससे भी ज़्यादा दूंगी, मैंने मिन्नत की, जो आप मांगेंगे, बस मुझे इससे बचा लें। डॉक्टर विनोद ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर डर की जगह लालच की चमक आ गई थी। तुम पागल होगी हो, उसने धीमी घुटी हुई आवाज़ में कहा। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? यह कुदरती मौत नहीं है, इनका शरीर जला हुआ है। मैं जानती हूँ, मैं चीखी। मैं जानती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं गुस्से में थी, मैं मारना नहीं चाहती थी। चुप हो जाओ, अब चीखने से कुछ नहीं होगा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरी जान में जान आई। रिपोर्ट्स, मैंने जल्दी से कहा। कैसी रिपोर्ट्स? ऐसी रिपोर्ट्स बना दे जो नकली हो। मैंने उसके करीब आकर धीरे से कहा कि जिनमें यह साबित हो सके कि यह बुढ़िया कैंसर की मरीज थी। हाँ, आखिरी स्टेज का कैंसर। वो उसी वजह से मरी है, यह जलने वलने का कोई जिक्र ना हो। डॉक्टर ने कुछ पल के लिए सोचा। उस पल मेरी जान हलक में अटक गई थी कि अगर यह डॉक्टर ना माना और उसने बात बाहर बता दी तो क्या होगा। लेकिन मैं भी यह बात जानती थी कि यह बहुत बड़ा लालची है। यह किसी न किसी तरह मान जाएगा, और वह मान भी गया। ठीक है, उसने नोटों के ढेर को देखते हुए कहा, लेकिन इस काम के पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। जितने आप कहेंगे। मैंने तुरंत कहा, ठीक है। वो बोला, मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी सास की मौत कैसे हुई है, बल्कि रिपोर्ट्स रेडी हो जाएंगी ताकि तुम अपने पति को दिखा सको कि उसकी माँ की मौत कैंसर की वजह से हुई है, और यहाँ के लोगों को भी सवाल और जवाब नहीं देने पड़ेंगे। उसने अपना बैग उठाया। मुझे 1 घंटा लगेगा। मैं अपने क्लिनिक से डेथ सर्टिफिकेट और कुछ पुरानी फाइल्स लेकर आता हूँ जिनमें यह बात साबित कर सकूं कि उनका इलाज काफ़ी समय से चल रहा था। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और हाँ, उसने मुड़कर कहा, मेरे वापस आने तक इस लाश को इसके कमरे में पहुंचा दो। उसे बिस्तर पर ठीक से लेटा देना और इस किचन से यह बू बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। डॉक्टर विनोद के जाते ही मैंने किचन का दरवाज़ा बंद किया और एक लंबी कांपती हुई सांस ली। मेरे सामने अब 2 काम थे, एक लाश को ठिकाने लगाना और उस किचन से बू को मिटाना। मैंने अपने आंसू पोंछे। अब रोने का वक्त नहीं था, अब मुझे कातिल की तरह सोचना था। मैं घसीटती हुई कमरे की तरफ गई और वहाँ से एक पुरानी मोटी चादर घसीट लाई। मैं वापसी किचन में आई। फर्श पर पड़ी लाश अब सिर्फ हड्डियों का ढेर लग रहा था। मुझे यह करना है, मैंने खुद से कहा। मैंने चादर को फर्श पर बिछाया और हिम्मत करके लाश को घसीटकर उस चादर पर डाला। उनका जला हुआ शरीर जब फर्श से रगड़ खाया तो मेरे हलक से एक घुटी हुई चीख निकली। मुझे उल्टी आ रही थी, लेकिन मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैंने उन्हें चादर में लपेटा और फिर उस लाश को, जो अब मुझसे कई गुना भारी महसूस हो रही थी, घसीटना शुरू किया। मैं उन्हें उनके कमरे तक लाई और पूरी ताकत से उठाकर बिस्तर पर फेंका। उनका सर बेड के कोने से बुरी तरह टकराया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने उन पर चादर डाल दी, उनका जला हुआ चेहरा छुपा दिया और भागकर वापस किचन में आई। अगले आधे घंटे तक मैं पागलों की तरह किचन की सफाई करती रही। मैंने फिनाइल की पूरी बोतल फर्श पर उल्टा दी। मैंने हर वो चीज़ जला दी जिस पर सब्जी गिरी थी। मैंने चूल्हे को बुरी तरह रगड़ा कि उसकी हालत ही बदल गई। मैं नहीं चाहती थी कि बू का जरा भी निशान बाकी रहे। जब मुझे लगा कि मैंने हर सबूत मिटा दिया है, तभी दरवाज़ा दोबारा खटका। डॉक्टर विनोद वापस आ गया था। उसके हाथ में पुरानी सी फाइल और कुछ कागजात थे। उसने अंदर आते ही किचन की हालत देखी। तुमने सफाई अच्छी की है, बू तकरीबन ख़त्म हो चुकी है।
उसने फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। ये लो फाइल, तुम्हारी सास पिछले 6 महीने से मेरे पास इलाज में थी। उन्हें जिगर का कैंसर था, आखिरी स्टेज का। आज रात उनकी मौत हो गई। मैंने कांपते हुए हाथों से वह फाइल पकड़ ली। अब डॉक्टर ने घड़ी देखते हुए कहा, सबसे मुश्किल काम, अपने पति को फ़ोन करो। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अभी उसने सख्ती से कहा, जितना ज़्यादा रो सकती हो रोना। उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसकी माँ के लिए कितना तड़प रही थी। मैंने फ़ोन उठाया, रिंकू का नंबर मिलाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, मैंने डॉक्टर के कहने पर ध्यान दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी अदाकारी शुरू कर दी। रिंकू, मैंने ऐसी चीख मारी कि शायद पूरा मोहल्ला सुन ले। सुमन, क्या हुआ? रिंकू की घबराई हुई आवाज़ आई। तुम रो क्यों रही हो? माँ ठीक है। रिंकू, मैंने हिचकियों के साथ कहा, वो माँ हमें छोड़कर चली गई। फ़ोन पर एक पल के लिए खामोशी छा गई। क्या वो चली गई? रिंकू, मैं अकेली रह गई। मैंने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। लेकिन कैसे, कब? वो तो बिल्कुल ठीक थी। रिंकू, मैंने उसकी बात काटी। वह ठीक नहीं थी, वह बहुत बीमार थी। बीमार? कैसी बीमारी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज़ में शक था। उन्हें कैंसर था। मैंने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, आखिरी स्टेज का कैंसर था। उन्होंने मुझे रोका था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। कहती थी मेरा बेटा परदेश में परेशान होगा। मैंने उनका बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े अस्पताल से, लेकिन आज वह अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई हैं। मैंने झूठ पर झूठ बोला और हर झूठ के साथ मेरा हौसला बढ़ता जा रहा था। रिंकू फ़ोन पर बच्चों की तरह रोने लगा। मेरी माँ, सुमन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आ रहा हूँ, मैं पहली फ़्लाइट से आ रहा हूँ। फ़ोन बंद होते ही मेरे आंसू एकदम सूख गए। डॉक्टर ने सर हिलाया, बहुत खूब। अब मोहल्ले वालों को बुलाओ और रोना बंद मत करना। मैंने झूठी अफवाह फैला दी कि सास को कैंसर था। घर में लोग आने जाने लगे। पति तो मेरा यूं भी तो परदेश में था। अगले दिन मेरी सास की अर्थी मेरे सामने पड़ी थी। मैंने सफ़ेद जोड़ा पहन कर रखा था और मैं ड्रामे करने लगी थी। मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी और कह रही थी कि माँ जी, आप तो मुझे बहुत प्यार करती थी। आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मैं किसी को यह महसूस नहीं होने देना चाहती थी कि यह सब मेरा ड्रामा है। मैं उनसे सच्ची मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर विनोद भी एक कोने में अफसोस के साथ चेहरा बनाए खड़ा था और लोगों को कैंसर की झूठी बातें बता रहा था। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। लेकिन जैसे ही मेरी सास की अर्थी उठने लगी, एक बच्ची बाहर से भागती हुई आई और मेरी तरफ बढ़ी। सब लोग ही हैरान थे कि यह कौन है। उस बच्ची के हाथ में कागज़ था। वो कागज़ लिए सीधा मेरे तरफ बढ़ रही थी। जब मैंने रोते हुए अपने आंसू साफ करते हुए उस बच्ची की तरफ देखा, उसने वह पर्ची मेरे हाथ में पकड़ा दी। यह क्या है? मैंने पूछा। बच्ची ने मासूमियत से कहा, कोई बुजुर्ग बाहर देकर गए हैं। कहा है यह अम्मा जी की बहू को दे देना। मैंने वह पर्ची खोली तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उस पर्ची पर लिखा था, अब जल्दी अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। तुमने जो बोया है वो काटोगे ज़रूर, क्योंकि भगवान की लाठी बेआवाज़ होती है। मेरे हाथ से पर्ची गिरने लगी। यह सब क्या है? सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। उसी पल मैंने डॉक्टर विनोद को देखा, जो खुद भी उस पर्ची को देखकर परेशान लग रहा था। तभी घर की दीवार पर एक साया दिखाई दिया। डॉक्टर विनोद का रंग फीका पड़ गया। पिताजी, उसके मुंह से निकला। विनोद, डॉक्टर का बुजुर्ग बाप, उस घर में दाखिल हो रहा था। घर में एकदम मौत का सन्नाटा छा गया था। अर्थी वहीं रुकी हुई थी। सबकी नजरें मुझसे, उस पर्ची से और अब डॉक्टर विनोद से और उस बुजुर्ग बापू पर जम चुकी थी। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। यह सब क्या है? मैंने कांपती आवाज़ में डॉक्टर विनोद से पूछा, जो अपने बाप के सामने मुजरिम बना खड़ा था। विनोद के बाप ने गरजदार आवाज़ में कहा, सच बता दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डॉक्टर विनोद की टांगें कांप रही थी। पिताजी, आप यहाँ क्यों आए? मैं ना आता तो तुम अपने रब को क्या मुंह दिखाते? वो बुजुर्ग गुस्से से चिल्लाए, इन कुछ पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। सब लोगों में बातें शुरू हो गई।
कैसे पैसे, क्या मतलब है इस बात का। मैंने आगे बढ़कर हालात संभालने की कोशिश की। मैंने अपनी एक्टिंग दोबारा शुरू की। अंकल जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी सास, मेरी माँ। तू चुप कर जा लड़की। उस बुजुर्ग ने मुझे ऐसी जाड़ लगाई कि मेरी आवाज़ हलक में ही दब गई। तेरे जुल्म का पर्दाफाश हो चुका है। वो लोगों की तरफ मुड़े। भाइयों, मैं आप सबके सामने शर्मिंदा हूँ। यह नालायक मेरा बेटा है डॉक्टर विनोद, और मैं गवाही देता हूँ कि इसने इस औरत के कहने पर इसकी सास की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई है। भीड़ में जैसे एकदम बम फटा हो, सब लोग हैरान हो गए। यह झूठ है, मैं पागलों की तरह चीखी। यह सब मिले हुए हैं। मेरी सास कैंसर से मरी है। डॉक्टर, कहो ना, कहो इन सब से कि यह झूठ है। डॉक्टर विनोद, जो अब तक खामोश था, अपने बाप के कदमों में गिर गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पिताजी, सच कह रहे हैं। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। मैंने झूठ बोला था, मैंने पैसे लिए थे। सब लोग हैरान थे कि वह क्या कह रहा है। तभी उसने सब लोगों को हकीकत बताई कि मैं इतने पैसे लेकर घर गया था। उसने हिचकियों के साथ बताया तो मेरे बूढ़े बाप ने मुझसे पूछा था कि मैं यह पैसे कहाँ से लेकर आया हूँ। उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन मेरा बाप समझ गया था कि यह पैसे किसी गलत काम के हैं। मैंने मजबूरन अपने बाप को सच्ची बात बता दी। डॉक्टर विनोद ने रोते हुए अपने बाप की तरफ देखा, लेकिन मेरे बाप ने मेरी आंखें खोल दी। उसने कहा, बेटा, भगवान हमें ऐसी जगह से तोड़ेगा जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होगा। मैं उससे पहले ही अपने भगवान से माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। हम दोनों सीधा जहाँ आ गए। उसने मेरी तरफ एक कातिल की तरह उंगली उठाई। उस औरत ने अपनी सास को नहीं बख्शा। वो कैंसर की मरीज नहीं थी। इसने अपनी सास पर गर्म सब्जी गिराकर उसे जलाया था। वो डर के मारे या तकलीफ से, हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चली गई। उस डॉक्टर ने चीख कर कहा कि यह सब ड्रामा किया कि वो कैंसर की मरीज थी। यह कातिल है। सब लोग मुझ पर थू थू करने लगे। मेरा खूबसूरत चेहरा, मेकअप, अब मेरा फक्र, सब उन लोगों के गुस्से तले कुचला जा रहा था। कातिल, इसे मारो, इस चुड़ैल को मत छोड़ो। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, किसी ने रिंकू को, मेरे पति को कॉल मिलाकर सब कुछ बता दिया था। मेरी सास का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन यहीं पे मेरी उम्मीदें, मेरी ख्वाहिशों की भी अर्थी निकली थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरे पति की कॉल आई थी। मैंने कांपते हुए फ़ोन उठाया। रिंकू, रिंकू, आप मेरी बात सुने, मैं सब जान गया हूँ सुमन। दूसरी तरफ से मेरे पति की आवाज़ आई, मुझे तुमसे नफ़रत है। तुमने मेरी माँ को मार दिया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इस तरह हमारा रिश्ता टूट गया। अगले दिन उसने मेरे लिए तलाक के पेपर भेज दिए थे। मैं तलाक के पेपर हाथ में लिए जेल में गई थी। मैं कातिल थी और कत्ल की सज़ा ज़रूरी होती है। आज तक वो सज़ा काट रही हूँ, कभी अपने ज़मीर के हाथों और कभी कानून के हाथों। एक मिनट का भी दिल को सुकून नहीं। हर पल सोचती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर ज़मीर कहता है अगर अभी भी तुम खुद को संवार लो तो कुछ नहीं बिगड़ा। वो भगवान भी बख्शने वाला है और माफ़ करने वाला है। मैं अपने भगवान से हर पल दुआ करती हूँ कि वो मेरे गुनाहों को बख्श दे। मैं आज इस चार दीवारी में बैठकर सोचती हूँ, मेरी माँ ने मुझे हुक्म करने का सबक दिया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि हुक्म दिलों पर किया जाता है, जिस्मों पर जुल्म करके नहीं। उसने मुझे सास को कबूल करना सिखाया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह सास भी किसी की माँ थी, एक इंसान थी जिसके दिल में भी जज्बात थे। मैंने दौलत, ऐशो आराम और फैशन के पीछे भागते हुए इंसानियत को अपने पैरों तले रौंद दिया। मैंने उस खामोश औरत को अपनी नफ़रत की भेंट चढ़ा दिया। वो चुप क्यों थी? वो रिंकू को मेरी शिकायत क्यों नहीं करती थी? शायद इसीलिए कि वो वाकई मुझसे प्यार करती थी। शायद वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का घर टूटे। वह चुप रहकर मेरा हर जुल्म सहकर अपने बेटे का घर बचा रही थी, और मैं उसी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ बैठी थी। आज मैं इस लोहे की सलाखों के पीछे यह सीख चुकी हूँ कि दुनिया की कोई दौलत, कोई ताकत आपको ज़मीर के कैदी बनने से नहीं बचा सकती। मेरी सहेलियों में से कोई मुझसे मिलने नहीं आया। वह पैसा जो मैंने डॉक्टर को दिया था वह भी मुझे बचा नहीं सका, लेकिन वही मेरे गले का फंदा बन गया।
भगवान की लाठी वाकई बेआवाज होती है। वो डील देता है इतनी डील कि इंसान खुद को भगवान समझने लगता है, लेकिन जब वह अपनी रस्सी खींचता है तो भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। लालच का अंजाम हमेशा तबाही है और जुल्म का हिसाब इसी दुनिया में देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।